हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 3। ये बताता है न्यायालय की शक्तियों के बारे में। ये चैप्टर सेक्शन 26 से 35 तक है। तो इसका पहला सेक्शन हम पढ़ते हैं 26 बताता है न्यायालय जिनका द्वारा अपराध विचारणीय है। तो ये कह रहा है कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। तो इसका पहला क्लॉज कहता है, तो इसमें कह रहा है इस संहिता के अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए। इसका पहला कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध का विचारण उच्च न्यायालय करेगा। दूसरे पॉइंट में कह रहा है सेशन न्यायालय करेगा। और तीसरे पॉइंट में कह रहा है अन्य जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है वो न्यायालय करेगा। जो प्रथम अनुसूची में बताया गया है वो न्यायालय करेगा। अब इसका एक प्रोविजो कहता है कि अगर कोई अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 376A 376B 376C 376D और 376E के अंतर्गत आता है, तो ऐसे अपराधों का विचारण वो न्यायालय करेगा जिसमें महिला पीठासीन अधिकारी हो। क्योंकि ये लेडीज से संबंधित अपराध है, तो इसमें कौन करेगा, तो वो करेगा जिस न्यायालय में पीठासीन अधिकारी हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसका प्रोविजो, अब इसका जो क्लॉज है वो बी बताता है अन्य किसी विधि के अधीन विचारण कौन करेगा। तो ये कह रहा है अन्य किसी विधि के अधीन विचारण यदि वहाँ कोई न्यायालय दिया गया है तो उसके द्वारा किया जाएगा, अन्यथा उच्च न्यायालय करेगा। और अगर उच्च न्यायालय करेगा और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि प्रथम अनुसूची में वर्णित न्यायालय कर सकेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें 2 पॉइंट में पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन कोई अपराध है तो उसका विचारण कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, सेशन न्यायालय करेगा और प्रथम अनुसूची द्वारा बताया गया वो न्यायालय करेगा। एक प्रोविजो दे रखा है, उसमें बताया गया कि महिला से संबंधित अपराध है तो उसका विचारण महिला पीठासीन अधिकारी होगा, वो न्यायालय करेगा। अब इसमें आगे प्रोविजो जो आगे क्लॉज बी दे रखा है वो बताता है कि इस कह रहा है किसी अन्य विधि के अधीन, वहाँ बताया गया था आईपीसी के अधीन, यहाँ बताया गया किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगर उसमें उस विधि में कोई न्यायालय नहीं बताया गया है तो कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। और दूसरा पॉइंट कह रहा है अगर उच्च न्यायालय करेगा और दूसरा पॉइंट बता रहा है किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारण प्रथम अनुसूची में बताया गया है कहता है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 27 में। ये काफी इम्पोर्टेंट है। 27 कह रहा है किशोरों के मामलों में अधिकारता, जो किशोरों के मामले में अधिकारता। तो ये कह रहा है किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है। कितनी वर्ष से, 16 वर्ष से कम है। 16 वर्ष से कम है तो 16 वर्ष से कम है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधी के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तस्मै प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। तो ये कह रहा है 27 किशोरों के मामलों में अधिकार। तो ये कह रहा है जो किशोर करते हैं, जो किशोरों द्वारा अपराध किया जाता है उनका ट्रायल कौन करेगा। तो ये 27 बताता है कोई अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और किसी ऐसे अवयस्क द्वारा किया गया है जो 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ने किया है, उसका विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा या इसके लिए सशक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 28 पर। सेक्शन 28 कहता है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। तो कौन से दंडादेश बता रहा है, 28 बता रहा है कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। तो इसमें कहता है कि पहला क्लॉज कहता है उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो ये कह रहा है कि
उच्च न्याय पहला क्लॉज कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है तो वो कोई भी दंडादेश दे सकता है। और दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि जो सेशन न्यायालय है, जो सेशन न्यायालय है या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिया गया मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जाने की आवश्यकता होगी। तो ये कह रहा है, इसमें दो क्लॉज दे रखे हैं और पहला क्लॉज कहता है, पहला क्लॉज कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय है वो कोई भी दंडादेश दे सकता है। दूसरा क्लॉज कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी दंडादेश तो दे सकता है, पर जो जो मृत्युदंड दिया जाएगा उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। ये कौन से सेक्शन में की जाती है? 336 कौन सी ये की जाती है? 366 में इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन, इसका क्लॉज थर्ड। ये क्या कहता है? ये कह रहा है सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। अब ये ऊपर बता दिया, पहले बताया था इन्होंने, पहले क्लॉज में बता दी कि उच्च न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकता है। दूसरे में बता दिया सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकता है, परंतु जो अगर वो मृत्यु दंड देगा तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। अब ये थर्ड में बता रहा है कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के छोड़कर कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। अब आ जाते हैं हम, अब आ जाते सेक्शन 29 पर। सेक्शन 29 कहता है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकें। तो अब ऊपर बताया था सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय के बारे में, अब ये बता रहा है 29 के जो मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकेंगे वो बता रहा है 29। तो इसमें पहला क्लॉज कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना दे सकेंगे पहले क्लॉज में। दूसरे क्लॉज में कह रहा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकेंगे। तो ये सेकंड क्लॉज में बताया गया है। इसका थर्ड क्लॉज कह रहा है कि जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है वो 1 वर्ष का कारावास तथा 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकेगा। ठीक है, अब ये इसका फोर्थ वाला क्लॉज है वो कह रहा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये कह रहा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। तो इसमें ये 29 में बताया गया है। तो इसका पहला क्लॉज कहता है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो कितना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास 10,000 तक का जुर्माना, नहीं 7 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना दे सकता है। और जो क्लॉज 2 में बताया गया है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। और उसके थर्ड क्लॉज में बताया गया है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ क्लॉज है वो ये कह रहा है कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां होंगी और जो महानगर मजिस्ट्रेट है उन्हें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 30 पे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 30 पे। ये बताता है जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अगर कोई जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम करता है तब क्या कारावास दिया जाएगा ये बता रहा है। तो 30 कह रहा है, पहला क्लॉज कहता है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, परंतु ए में बताता है धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा 2B में कहता है जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक नहीं होगा, 1/4 से अधिक नहीं होगा, अवधि के चौथाई से अधिक न होगी, जिसमें मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यक्तिगत होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। अब इसका क्लॉज 2 कह रहा है, दूसरा कह रहा है इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। जो कारावास जुर्माने के लिए कारावास दिया जाएगा, तो ये कह रहा है कि जो
अपराध के लिए कारावास दिया गया है वो तो दिया ही जाएगा, उससे अलग जो जुर्माना ना देने पे ये कारावास है वो अलग होगा उससे। तो इसे एक बार मैं और देख लेती हूँ। तो इसमें कह रहा है, पहला इसका क्लॉज कहता है धारा 29 में मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए जो जुर्माना है। और दूसरे क्लॉज में कह रहा है उस अपराध के लिए उपबंधित दंड 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 31 पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये कह रहा है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामले में दंडादेश। तो ये कह रहा है, पहला क्लॉज कहता है जब एक विचारण में कोई व्यक्ति अधिक अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के पाबंदों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंड दे सकता है। तब जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो, तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश ना दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिनका न्यायालय निर्देश दे। तो ये कह रहा है कि अगर कोई दंड दिया गया, अगर न्यायालय ने कह दिया है कि एक साथ दिए जाएंगे तो एक साथ दिए जाएंगे, अगर न्यायालय कह देगा नहीं नहीं एक के बाद एक दिया जाएगा तो एक के बाद एक दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका क्लॉज बी कह रहा है, इसका 2 कह रहा है दंडादेश के क्रमबद्ध होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है तो वह न्यायालय ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजें। तो ये कह रहा है, इसमें सीधी सिंपल बात ये है कि 31 में कि कुल दंड 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले क्लॉज में है कुल दंड 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। दूसरा इसका कह रहा है न्यायालय की शक्ति के 2 गुने से अधिक नहीं होगा। और तीसरे में बताया कि दंड एक के बाद एक प्रारंभ होंगे या न्यायालय के निर्देशानुसार साथ चलेंगे। बस ये बताया गया है। अब आ जाते हैं सेक्शन 32 पर। 32 कह रहा है शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग, तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब आ जाते हैं हम 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे ये है 34, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आगे चलेंगे। अब आ जाता है 35 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पदोन्नतियों द्वारा प्रयोग किया जाना, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ हम इम्पोर्टेंट सेक्शन ही करेंगे। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 कह रहा है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताता है। चैप्टर 4 और ये वाला चैप्टर है धारा 36 से धारा 40 तक। धारा 36 से धारा 40 तक है ये चैप्टर 4। तो इसमें पहला सेक्शन है 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। पहला बता रहा है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। तो ये कह रहा है पुलिस थाने के भाषागत अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी वे सभी शक्तियाँ रखते हैं जिनका उपयोग वे थाने की सीमा के अंदर कर सकते हैं। सीधा बस इतना है इसमें। अब आ जाते हैं हम 37 कह रहा है अब आ जाते हैं हम 37 पर। 37 कह रहा है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन कहता है 37 कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए एक मिनट पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध हैं जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। तो ये कह रहा है जनता प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जब अगर वो सहायता मांगते हैं। तो पहला क्लॉज कहता है
किसी किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना। ठीक है, तो ये सिंपल ये कह रहा है किसी वैध गिरफ्तारी के लिए अपराधी को पकड़ना या भागने से रोकने के लिए जनता की हेल्प ले सकते हैं मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी। ठीक है, दूसरे क्लॉज में कह रहा है प्रशांति भंग का निवारण या दमन करने के लिए जनता की हेल्प ले सकते हैं। थर्ड क्लॉज कह रहा है रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति से बचाने के लिए बचाने 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 इस धारा की उपेक्षा करने पर आईपीसी में दंड दिया गया है। तो ये कह रहा है किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण करने के लिए पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जनता की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे का सेक्शन। ये सेक्शन है 38। 38 कह रहा है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो जो अगर कोई पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति है जो वारंट का निष्पादन कर रहा है तब क्या करेगा, तब वो जनता की हेल्प ले सकता है। तो ये कह रहा है जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है। तो किसकी सहायता ले सकता है, यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। और कोई व्यक्ति है जो वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है तो वो भी सहायता ले सकता है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 39 पर। 39 कह रहा है कुछ अपराधों की इंतला का जनता द्वारा दिया जाना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 37 और 39 का हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे, और इससे ही काफ़ी पूछा जाता है प्री में भी। तो कुछ अपराधों की इंतला का जनता द्वारा दिया जाना। तो कह रहा प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, उचित प्रतिवेद के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा जिस ऐसे किए जाने या आशय की इत्तला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। तो ये कह रहा है 39 कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिए जाने के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है आईपीसी के अध्याय जो 6 और आईपीसी के अध्याय जो 8 है, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, हत्या, गृहवेधन, नोट से संबंधित अपराध आदि दिए गए हैं। तो इन अपराधों की सूचना जनता को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देनी होगी। तो ये सेक्शन बताता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 40 पे। ये कहता है सेक्शन 40 कह रहा है सेक्शन 40 कह रहा है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजन अधिकारियों के कर्तव्य रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो इसमें कह रहा है कि ग्रामीण मामलों में रिपोर्ट का कर्तव्य किसका है। तो कह रहा है ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी गांव के प्रत्येक व्यक्ति गांव के लिए जो नियुक्त किया गया है कोई प्रत्येक अधिकारी उसका कर्तव्य है गांव के मामलों में रिपोर्ट देने के लिए। और दूसरा कह रहा है गांव का प्रत्येक व्यक्ति देगा। और थर्ड में कह रहा है निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस को जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे। कौन कौन होंगे, जो गांव के लिए जो नियुक्त किए गए हैं प्रत्येक अधिकारी और गांव का प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, ये बता रहा है सेक्शन 40 में। और इससे ज़्यादा पूछता नहीं, सिर्फ यही पूछता है कि गांव के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी के कर्तव्य रिपोर्ट करने के कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं सेक्शन 40 में। अब आ जाता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 बताता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। और ये गिरफ्तारी के बारे में बताया गया। ये सेक्शन 41 से 60 तक, मतलब 41 से सेक्शन 60 तक है ये वाला चैप्टर अध्याय 5। तो इसमें बताया गया है पहला सेक्शन है वारंट। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि कब गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पहला पॉइंट है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो उसे क्या कर सकते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बी में कह रहा है
बी में कह रहा है 7 वर्ष से अधिक दंडित अपराध करेगा, 7 वर्ष से अधिक अधिक दंड दंडनीय 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध करता है तो उसे क्या करेगा, तो उसे वो गिरफ्तार कर लेगा। इसमें ये दे रखा है जिसके विरुद्ध जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इंतला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्त पूरी कर दी जाती हैं तो उसे क्या कर सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब आगे बताया गया है किसी को अपराध करने से रोकने के लिए वो गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। और आगे बताया गया अपराध के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। फिर बताया गया साक्ष्य गायब करने या साक्षी के साथ छेड़छाड़ से रोकने के लिए भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर आगे का पॉइंट बताता है उद्घोषित कोई अपराधी है उसे भी गिरफ्तार कर सकता है। फिर आगे बताता है, एक मिनट, फिर बताता है कि पुलिस अभिरक्षा से निकल भागा अपराधी को भी गिरफ्तार कर सकता है। और फिर है सशस्त्र बलों का कोई अभित्यंजन करता है उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर बताता है भारत से बाहर अपराध करता है उसे भी गिरफ्तार कर सकता है वारंट के बिना पुलिस वाला। और धारा 356(5) के नियमों को भंग करता है उसे भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये पॉइंट दे रखे हैं। भारत से बाहर कोई अपराध कर रहा है जो छोड़ा गया है दोष से होते हुए भी धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, ठीक है, उसे भी क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 41A। 41A कह रहा है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। तो ये इसे हाजिरी पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए सूचना के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिन्हें मैं धारा 41 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है। अब ये कह रहा है जो कोई 41 के अधीन उसने गिरफ्तार किया है पर उसकी गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इंतला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है और उसे लग रहा है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष ही यह ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश दे सकता है, ठीक है। निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा, कौन करेगा, पुलिस वाला। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है जहाँ ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहाँ उस व्यक्ति का यह कर्तव्य हो कि वह सूचना के निर्बंधों का अनुपालन करे, ठीक है। अब ये थर्ड कह रहा है जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहाँ उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब आ जाता है पॉइंट 4 कह रहा है जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निर्बंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहाँ क्या करा जाएगा, वहाँ पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जो सिंपल सा ये बताया गया है कि जो सेक्शन 40 है उसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना था और न्यायालय को उसमें लग रहा है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है या उससे लग रहा है कि उसे शंका हो रही है तो उसने उसे गिरफ्तार तो नहीं किया तो उसे सूचना देगा कि आप थाने में उपस्थित होंगे जब हम बुलाएंगे तब। तो ये पहला क्लॉज कह रहा है। दूसरा कह रहा है जहाँ ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी कर दी गई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। थर्ड में कह रहा है जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वो पालन करता रहता है और पुलिस वाले को लगता है कि गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं है
तो नहीं गिरफ्तार करता। फोर्थ में कह रहा है कि अगर वो उसका निर्बंधों का पालन नहीं करता है तो उसे क्या करेगा, वो गिरफ्तार कर लेगा पुलिस वाला। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 41B। 41B कहता है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। तो यह बताया गया है कि जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है, जो पुलिस वाला है, वो गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, तो उसके कर्तव्य बता रहा है जो गिरफ्तार करेगा व्यक्ति को। तो इसमें बता रहा है पहला, गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी अपना सही नाम पहचान धारण करेगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र नातेदार आदि को गिरफ्तारी की सूचना देगा। फिर कह रहा है गिरफ्तारी के ज्ञापन पर किसी परिवार के सदस्य या पड़ोसी के हस्ताक्षर लेगा। तो ये सिंपल सा बता रहा है कि कोई यहाँ पर पुलिस अधिकारी की कर्तव्य बताया गया है, क्योंकि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो कैसे करेगा। तो ये बता रहा है गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी अपना सही नाम पहचान धारण करेगा। फिर है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र नातेदार आदि को गिरफ्तारी की सूचना देगा। फिर है आगे गिरफ्तारी के ज्ञापन पर किसी परिवार के सदस्य या पड़ोसी के हस्ताक्षर कराएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 41C पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 41C जिले में नियंत्रण कक्ष। तो ये कह रहा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। तो कहाँ करेगी, एक जिले में करेगी और राज्य स्तर पर करेगी। ठीक है। अब इसका दूसरा क्लॉज है, वो कह रहा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम प्रदर्शित कराएगी जिन्होंने गिरफ्तार किया है। तो दूसरे क्लॉज में ये कह रहा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर, जो जेल है उसके बाहर, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और जिसने गिरफ्तार किया उनकी सारी डिटेल की लिस्ट लगवाएगा। ये कह रहा है क्लॉज 2। अब 3 कह रहा है राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया के बारे में ब्यौरा संग्रहित करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डाटाबेस रखेगा। ठीक है। तो ये कह रहा है क्लॉज 3 कि राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों उस अपराध की प्रकृति, जो गिरफ्तार किए गए उन व्यक्तियों की डिटेल और जो अपराध किए गए हैं उनकी प्रकृति, ठीक है, और जो आरोप लगाए गए उनके बारे में पूरा ब्यौरा करेगा और जनता की जानकारी के लिए डाटा रखेगा। अब आ जाते हैं हम आगे 41 का डी कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। तो इसमें बताया गया है कि जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति है वो अपने पसंद के अधिवक्ता से भी मिल सकता है। तो इसमें कह रहा है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। तो ये कह रहा है कि अगर जो पुलिस अधिकारी है जो पूछताछ कर रहे हैं उसके दौरान अगर वो चाहता है कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है कि मुझे अपने अधिवक्ता से मिलना है तो उसे मिलने की परमिशन दी जाएगी, पर किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। अब आ जाते हैं हम आगे, इस सेकंड क्लॉज में ज़्यादा खास कुछ दे नहीं रखा। अब आ जाते हैं हम 42 पर। 42 कह रहा है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। तो कोई व्यक्ति जब नाम और निवास गलत बताता है तब भी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इसमें पहला बता रहा है यदि असंज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति, पहला क्लॉज बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है, यदि असंज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी के पूछने पर नाम व निवास स्थान नहीं बताता है तो नाम व निवास पता करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो अगर वो नाम और निवास नहीं बता रहा है तो उसके नाम और निवास को पता करने के लिए उसे क्या किया जा सकेगा, उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा।
ठीक है। आगे कह रहा है नाम व निवास पता चलने पर बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। अगर उसे उसका नाम और निवास अगर पता चल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उसे बंद पत्र पर छोड़ देगा, बंद पत्र द्वारा छोड़ दिया जाएगा, बंद पत्र भरवा के। ठीक है। अब इसमें थर्ड कह रहा है, आगे कह रहा है परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंद पत्र भारत में निवासी प्रतिभूओं या प्रतिभूओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। अब इसमें थर्ड कह रहा है 24 घंटे में ये प्रक्रिया पूरी न हो सके तो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम निवास 24 घंटे में नहीं पता चल रहा है और 24 घंटे होने वाले, तो फिर क्या करेंगे, पुलिस वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ चलते हैं हम आगे। 43 कह रहा है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। अब ये कह रहा है 43 कि प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, पर कब कर सकता है, तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति कह रहा यदि कोई व्यक्ति किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 43 कर रहे थे, मैं 44 देखने लगी, 43 कर रहे हैं प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो ये कहता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय व अजमानती अपराध करता है या उद्घोषित अपराधी है। तो कब कर सकता है, या तो वो संज्ञेय अपराध करता है, एक मिनट, कब कर सकता है, संज्ञेय अपराध करता है, गिरफ्तार करवा सकता है और उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति के रक्षण निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। ठीक है। अब इसमें आगे कह रहा है उसकी उपस्थिति में संज्ञेय व अजमानती अपराध करता है या उद्घोषित अपराधी है या धारा 42 में भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। अब कह रहा है पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को निकटतम थाने ले जाएगा, उसे जमानत के अधिकारी की सूचना दी जाएगी। ठीक है, सिंपल सा इसमें एक है। तो इसे हम देख लेंगे सीधा से। ये कह रहा है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो इसमें पूछा जाता है कि प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कब कर सकता है, तो ये कह रहा है सेक्शन 43 में कर सकता है। तो कब कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय व अजमानती अपराध करता है या उद्घोषित अपराधी है तो प्राइवेट व्यक्ति क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है क्लॉज 2 कह रहा है यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के पाबंदों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार कर लेगा। अब थर्ड कह रहा है कि यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया, अगर लग रहा है कि उस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के पाबंदों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि वह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया तो वह उसे तुरंत छोड़ भी देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं 44 कह रहा है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। यहाँ डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कर रहा है। तो इसमें कहता है पहला क्लॉज ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध करता है तो कब कर सकता है, कि यदि कोई व्यक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध करता है तो उसे क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है तो मजिस्ट्रेट उसे स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। ठीक है। तो इसमें पहला पढ़ लेते हैं इसे अंदर। तो इसका पहला पॉइंट कह रहा है जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह
अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अवरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। ठीक है। कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध कर रहा है तो उसे वो गिरफ्तार कर सकता है, या किसी व्यक्ति को या खुद गिरफ्तार कर सकता है या उसे गिरफ्तार करा सकता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है, कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को किसी भी समय, इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिससे गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम था। ठीक है। तो ये 44 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। अब आ जाते हैं हम 45 पे। 45 कह रहा है सशक्त बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। जो सैनिक सशक्त बलों के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए संरक्षण दिया गया है इसमें। तो इसमें कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति है, पहला पॉइंट कह रहा है धारा 41 से 44 तक की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तत्पर किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति ना ली जाए। तो ये कह रहा है जो 41 से 44 तक जो उपबंध दिए गए हैं उन उपबंध धाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों को कोई भी सदस्य वो अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं उस टाइम उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अगर गिरफ्तारी की जाएगी तो केंद्र सरकार की सहमति से ही की जाएगी। और इसे ऐसे ही ये क्लॉज 2 में बताया गया है। तो ये इसका 2 कह रहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इसमें इथामिनिस्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है जहां कहीं भी सेवा कर रहे हों उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे, और तब उस उपधारा के वन इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाला केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार रख दिया गया है। तो सिंपल पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य केंद्र सरकार की सहमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाला सशस्त्र बल के सदस्यों को राज्य सरकार की सहमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर राज्य सरकार कहेगी तभी किया जाएगा, पहले अनुमति ली जाएगी। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये बताता है सेक्शन 46। तो इसका पहला क्लॉज कह रहा है पुलिस अधिकारी, पहला क्लॉज कह रहा है गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा, परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अवरक्षा से समर्पित न कर दिया गया हो। तो ये कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगा, उसे बंधक में डालेगा यदि वह व्यक्ति स्वयं हिरासत में ना आए तो। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसमें एक प्रोविजन दे रखा है जो लेडीजों के लिए दे रखा है। तो ये कह रहा है परंतु जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहाँ जब तक की उपस्थिति में उसमें विपरीत उपदर्शित न हो गिरफ्तारी की मौखिक इंतला पर अवरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी, और जब तक की उपस्थिति में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को छुएगा नहीं। तो ये कह रहा है कि कोई स्त्री को गिरफ्तार करना है तो उसमें महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी, ये प्रोविजन में दे रखा है। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्लॉज पर। तो सेकंड क्लॉज कह रहा है यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का प्रयोग करेगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार करना है और वो विरोध कर रहा है
तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पॉइंट थर्ड पर। तो थर्ड ये कह रहा है, इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को कि जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसे मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया गया है तो उसे फिर मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। यह इनकाउंटर वाली बात कह रहा है कि, तो ये कह रहा है कि किसी, अब जो कोई अपराधी है जिसे मृत्यु या आजीवन कारावास का अपराध नहीं किया है, अब वो विरोध कर रहा है गिरफ्तारी का, तो उसे फिर मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। अब पुलिस वाला उस पर गोली नहीं चलाएगा फिर। अब आ जाते हैं क्लॉज 4 में। अब ये कह रहा है, साधारण परिस्थितियों की सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां स्थित पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अप्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकार तक भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। तो ये 4 क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई भी स्त्री है जिसे गिरफ्तार करना है, वो सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। अगर उसे लगता है कि नहीं, उसे गिरफ्तार करना जरूरी है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेनी होगी। ये क्लॉज 4 कहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 47 कह रहा, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो ये कह रहा है, अभी इसे सिंपल वे में बताती हूँ। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी। तो इसमें ये कह रहा है कि ऐसा स्थान के मालिक तलाशी लेने देंगे, अन्यथा पुलिस दरवाजा तोड़कर या खिड़की से जा सकती है। दूसरा पॉइंट में ये कह रहा है, यदि मकान खुला है तो किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और थर्ड कह रहा है, यदि ऐसा कमरा किसी स्त्री का है तो उसे बाहर आने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद ही तलाशी की जाएगी। ये प्रोविजो में दे रखा है कि किसी स्त्री, परंतु यदि ऐसा कोई स्थान कमरा है जो ऐसी स्त्री को वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती हैं, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन आगे। सेक्शन 48 बताता अन्य अधिकारताओं में अपराधियों का पीछा करना। तो अपराधियों का पीछा करने के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है, पुलिस अधिकारी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है। ये बता दिया 48 में। अब 49 बता रहा है, आवश्यक अवरोध न करना। तो ये कह रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। अब कह रहा है, कोई व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जब वो जाने के लिए तैयार है तो उससे आवश्यकता से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 50। तो अब ये कह रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की इत्तला दे जाना। ये कह रहा है, पहला क्लॉज, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया पूर्ण विशिष्टियों या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत सूचित करेगा। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे बताया जाएगा, भैया तुम क्यों गिरफ्तार किए गए हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 कह रहा है, जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, वह गिरफ्तारी के लिए व्यक्ति को इत्तला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूतियों का इंतजाम कर ले। तो दूसरे में ये बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे बताया भी जाएगा कि आप जमानत पर छोड़े जा सकते हैं, आप अपने प्रतिभूतियों का इंतजाम कर लें। अब आ जाता है
सेक्शन 50 का ए ये बताता है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता, कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो बताएगा कि मेरे गिरफ्तारी की किसे आप सूचना दो। ठीक है, तो ये बाध्यता है पुलिस अधिकारियों पे। तो इसमें सिंपल सा है कि गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए व्यक्ति, मित्र, परिवार, नातेदार आदि को दी जाएगी। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बताए कि आप मेरी गिरफ्तारी की सूचना इसे दे दो, तो वो उसे ही दे देगा पुलिस वाला। बस अब आ जाता है 51। 51 कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। अब यहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के बारे में बताया गया है। तो ये कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी, पहनने की वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुएं ले ली जाएंगी, सभी सामान की लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, अब जब आप छोड़े जाएंगे तो वो सारा सामान आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। पर इसमें क्लॉज 2 बताया गया है कि अगर किसी स्त्री की तलाशी ली जाती है तो शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब आ जाता है हम सेक्शन 52 पे। 52 कह रहा है आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति, कि कोई हथियार वगैरह मिले हुए हैं उन्हें अभिग्रहण करने की शक्ति। कह रहा है यदि तलाशी की गई है, तलाशी में मिला सामान, यदि गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई घातक हथियार मिलता है तो वह ले लिया जाएगा, पुलिस अधिकारी ले लेंगे उसे, तथा ऐसे सभी हथियार न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, न्यायालय के अधिकारी को क्या कर दिए जाएंगे, ले लिए प्रदत्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसे अंदर पढ़ते हैं एक बार। वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है, और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिसके समक्ष यह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति की तलाशी ली गई है और उस पर हथियार मिले हैं, तो क्या करेंगे पुलिस वाले, वो हथियार ले लेंगे और फिर हथियार क्या करेंगे, न्यायालय में जमा कर देंगे। बस ये कहा गया है इसमें। अब आ जाता है 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। ये 53 में बताया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब ये कह रहा है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। ये कह रहा है गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त व्यक्ति की रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि यदि स्त्री की चिकित्सीय परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी, अगर कोई सी स्त्री की होनी है तो फिर वो महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम आगे इसमें कह रहा है 53A काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये इस पर डबल टिक कर लो। ये कह रहा है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। अगर कोई बलात्संग के अपराधी है कोई, तो उसकी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी। तो इसमें कह रहा है पहला क्लॉज, जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो कह रहा है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की अपराध के स्थान से गिरफ्तार किया गया और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पद से नीचे का ना हो, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भावनापूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे
किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो विधिपूर्ण होगी। तो ये सीधा ये क्लॉज ये कह रहा है कोई बलात्संख्या अपराध व्यक्ति की बलात्संख्या अपराधी व्यक्ति की अपराध के स्थान से 16 किलोमीटर के अंदर किसी रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर से परीक्षा कराई जाएगी। सीधा सिंपल सा। अब दूसरा क्लॉज कह रहा है उसके शरीर पर चोट वगैरह ऐसा परीक्षा करने वाला चिकित्सा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति के बिना विलंब की परीक्षा करेगा। तो क्या करेगा, वो परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी। अभियुक्त और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम व पता, अभियुक्त की आयु, अभियुक्त के शरीर पर क्षति निशान आदि, DNA, उचित ब्यौरे। रिपोर्ट में संक्षिप्त में वे कारण अधिकृत किए जाएंगे जिनमें प्रत्येक निष्कर्ष निकला है। और पूर्व में कह रहा है परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका क्लॉज 5 कह रहा है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। अब क्या करेगा, उसने जो रिपोर्ट बना ली है उससे क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को ऑफिसर को भेज देगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड ए में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग के रूप में भेजेगा। तो क्या करेगा, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब आ जाते हैं हम 54 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। अब ये कह रहा है कोई गिरफ्तार व्यक्ति किया गया उसकी चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। तो कह रहा है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उसकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा कराई जाएगी। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहाँ चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी क्या किया जाएगा, उसकी परीक्षा की जाएगी। और इसके प्रोविजो ये कहता है कि अगर कोई महिला है जिसकी चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जानी है तो वहाँ महिला चिकित्सा अधिकारी करेगी। अब आ जाते हैं हम क्लॉज टू कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियां, हिंसा चिन्ह, अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति का चिन्ह पहुंचाए गए हों। तो सारी डिटेल बनाएगा कौन कौन सी इसके चिन्ह हैं और कौन कौन सी चोटें हैं और कब लगी होंगी, ये सारी डिटेल बना लेगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है क्लॉज 3 जहाँ धारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है वहाँ ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थायी चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये कह रहा है कि एक रिपोर्ट जो गिरफ्तार किया गया उस व्यक्ति के घर वालों या परिवार वालों या वो जैसे बताए उसे दे दी जाएगी निःशुल्क। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 54 का ए। 54 के ए में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, वो पूछता है कि CRPC में शिनाख्त परेड कहाँ दे रखी है। तो ये 54 ए में दे रखी है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। इसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। गिरफ्तार व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराई जाएगी। यदि शिनाख्त करने वाला बीमार व्यक्ति है तो शिनाख्त मजिस्ट्रेट के समक्ष कराई जाएगी। शिनाख्त की जाने की वीडियो फिल्म तैयार की जा सकेगी। और शिनाख्त के बारे में एविडेंस का सेक्शन 9 भी बताता है शिनाख्त के बारे में। अब आ जाते हैं 55 कह रहा है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ की प्रतिनियुक्ति करता है तब प्रक्रिया। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। आगे चलेंगे 55 ए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये पूछ लिया जाता है कि अगर
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में कहाँ दिया गया है, तो 55A में दिया गया है। तो ये कह रहा है अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त की स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 56 में। 56 कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। तो अब कह रहा कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है